देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मसाइल और तरजीहात, इलेक्शन इबाम और बल्ले का निशान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मुल्क में इलेक्शन क्या है, यहाँ तो पहले से जारी सियासी अफरा तफरी में तूफान की सी तेजी आ चुकी है। सबको जीत और सिर्फ जीत से ही मतलब है। इलेक्शन हो या सियासत, जमहूरियत हो या हुकूमत, उसका असल मकसद अवाम और मुल्क की खिदमत होता है। लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना होता है, इंसाफ का, तालीम का, सेहत का निज़ाम बेहतर करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी की सियासत को ना इसकी फिक्र है और ना ही किसी की हुकूमत को इसकी तरजीह। हमारे काम कुछ हैं और हमारे मसाइल कुछ। 24 करोड़ में से 9 करोड़ लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गिर चुके हैं। उनके ऊपर आने का ना कोई रास्ता है और ना ही कोई आसार है। गरीब हर रोज मजीद गरीब होता है। मिडिल क्लास भी सुकड़ कर गुर्बत की लकीर के आसपास ही रेंग रही है। यानी कि हमारे मसाइल क्या हैं और हम यहाँ अपनी अपनी मर्जी और सहूलत की लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने और हासिल करने में लगे हुए हैं। हमारे मुल्क के 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। करोड़ों बच्चे वो हैं जो प्राइमरी से आगे पढ़ने से महरूम हैं। 40% बच्चे मेयारी खुराक से महरूम हैं। लाखों बच्चे जो हैं वो मूजी अमराज में मुब्तला हैं, जो जिंदगी का सामना करने के बजाय बचपन में ही मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। यानी कि हमारे मसाइल ये हैं और हम यहाँ एक पार्टी को इलेक्शन से आउट करने और उससे इंतखाबी निशान छीनने में लगे हुए हैं। इस मुल्क में हर साल 25 लाख नौजवान पढ़कर नौकरियों के लिए अहल हो रहे हैं, लेकिन मईशत में जान नहीं है कि उनको कहीं खपा सके। नौकरियों के मौके ना होने के बराबर हैं। बेरोजगारों की वजह से जो बड़ी एक तादाद है वो मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हो चुकी है। यानी कि हमारे मसाइल ये हैं और हम यहाँ सर्दी, गर्मी और दीगर वजूहात की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को आगे पीछे कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मुल्क के इदारे बैठ चुके हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बर्बाद हो चुका है, कानून ताकतवर के डेरे का गुलाम बन चुका है। मुल्क में टैक्स चोरी आम है और इसका खुमियाजा टैक्स देने वाले मजीद टैक्सों की सूरत में भुगतते हैं। हमारे मुल्क की मौशी गाड़ी IMF के ईंधन पे चल रही है और वो जब चाहें इस ईंधन की फराहमी बंद करके हमें दिवालिया कर सकते हैं। यानी हमारे मसाइल ये हैं और हम यहाँ इलेक्शन में धांधली करने और चोर दरवाजे से आगे आने की ख्वाहिशों और मनसूबाबंदियों में मसरूफ हैं। हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम ने ना हर चीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रखा है। सियासी नज़रियात पर एक दूसरे को परखा और एकोमोडेट किया जाता है और इन्हीं नज़रियात पर पीछे धकेला जाता है। यानी कि हमारे मसाइल ये हैं और हम यहाँ पे मुकदमात बनाने और लोगों की पकड़ धकड़ में लगे हुए हैं। इस मुल्क में तारीखी महंगाई है, लोग फाकों का शिकार हैं। किचन चलाना किसी दुश्मन से जंग करने जैसा हो चुका है। सफ़ेद पोशी के भरम टूट रहे हैं। सड़कों पर भिखारियों की तादाद में 10 गुना इजाफा हो चुका है। घरों के किराए, इलाज और बच्चों की स्कूल फीस देना नामुमकिन हो गया है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। यानी हमारे मसाइल ये हैं और हम यहाँ सादिक और अमीन के बहसों मुबाहिसों में उलझे हुए हैं। हम किसी को अहल करने और किसी की नाअहली खत्म करने के जुगाड़ कर रहे हैं। क्या इलेक्शन को जिंदगी मौत का मसला बनाने वालों और हर हालत में इक्तदार लेने की जुस्तजू करने वालों को यह खबर भी है कि हमारे असल जो मसाइल हैं वो क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं? जी, उनके नज़दीक ये मसाइल वोट लेने के लिए मंशूर की किताबों में दर्ज नारों और वादों से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इलेक्शन के साथ ही आपको पता है कि वो ये भूल भी जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं या ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों होता रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं ईसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नज़ीर लगारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, गुज़िश्ता 2 साल से हम ये सुन रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं अब ये होंगे तो उसके बाद फिर मुल्क में जो हुकूमत बनेगी उससे मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। अच्छा, आप ज़रा मंशूर देखें तो वो भी पार्टीज़ के सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर देखें तो उसे देख के लगता है कि वो 2018 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था ना, उसकी याद आ जाती है। वो वहाँ 50 लाख घर थे, इन्होंने कुछ कम करके 30 लाख देने का वादा किया है। फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जबकि सर हकीकत सबको मालूम है कि हमारी जो पावर जनरेशन है और जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसके होते हुए ये मुमकिन नहीं है। नून लीग का भी आजकल में आ ही जाएगा मंशूर और वो भी इसी किस्म का ही होगा। क्या वाकई नज़ीर लगारी साहब हमारी जो आवाम है वो इतनी सादा, इतनी मासूम है कि वो इनके इस तरह के दावों वादों में आ जाती है, या ये कभी पूरे भी हो सकेंगे? एक तो ये है कि अवाम पूरे तरह से मसाइल में उलझे हुए हैं। उन्हें ये सोचने का वो बस सोचते ही रह जाते हैं कि ये सियासी लीडरशिप जो है कब हमारे मसाइल हल करेगी, या बाकी मसाइल हल करेगी या नहीं हल करेगी।
ना तो इमरान खान ने कोई वादा पूरा करना था और ना ही ये जो बाद में वादे आ रहे हैं हमारे सामने ये पूरे होते लगते हैं। पहले की भी नहीं लेकिन हुए। इससे पहले सिंध के अंदर जो कुछ मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सिंध के अंदर बाद दफा ऐसा हुआ है कि कुछ वादे किए उनको पूरा किया गया। खवातीन का हुकूक पर हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन दी गई और वाकई दी गई, ये हमारे सामने की बातें हैं। और सिंध में बरसात के बाद, सैलाब के बाद, तबाहकारियों के बाद मकानात बने थे, वो हमने भी देखे हैं और मकानात बने लोगों को देने की बात हुई थी। और मेरे ख्याल में मालिकाना हकूक पर कुछ लोगों को मकान दिए भी गए। हो सकता है कि आगे चलकर वो इसको और बेहतर कर सकें, लेकिन यह कि मंशूर जो है वो बुनियादी तब्दीली के मंशूर नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के ढांचा जाती जो तब्दीली जरूरी है कि जनाब इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, फिर जहां IMF की डिमांड होती है उनको कौन पूरा करेगा, फिर इस तरह से और बड़े मसाइल हैं जिनको कौन हल करेगा। चूंकि अभी आपने खुद की मिसाल दी है, तो सर आप समझते हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ऐसी है या ऐसी रही है कि वो लाहौर में भी अब डट के मुकाबला कर सकें? चूंकि बिलावल भुट्टो NA 127 से लाहौर में कंटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम मुखालिफिन को घर में घुस के मारेंगे। तो क्या सिंध की कारकर्दगी ऐसी है? चूंकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस वक्त लाहौर में तरक्याती कामों की सबसे ज्यादा जरूरत है और पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है कि जी सिंध को हम सिंध की जैसी तरक्की पूरे पाकिस्तान में लेके आएंगे। तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे बाकी पाकिस्तान के इससे? इसलिए कि पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतना शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है कि हमें लगता है कि उन्होंने किया तो कुछ नहीं है। 2010 और 2011 की बरसातों ने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा सिंध को तबाह करके रख दिया था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बहुत बड़ा मसला था। इस वक्त आपको सिंध में कई ऐसे अस्पताल हैं, बहुत बड़े अस्पताल हैं, जहां मैंने खुद देखा है जहां 70-80 लाख में दुनिया में बाहर जाकर ट्रांसप्लांटेशन होती है, वो यहाँ पर मुफ्त हो रही हैं। और मुफ्त की मैं बात जो कर रहा हूं, मैं खुद उसका ऐनी शाहिद हूं। मेरे सामने ऐसे लोगों का हुआ है कि जिनकी जिंदगी को कोई भरोसा नहीं था, वो बच भी गए और उनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और उनने अस्पतालों को जाल, कोई जिला और कोई तहसील ऐसा नहीं है जहां कार्डियोवैस्कुलर का अस्पताल ना हो, दिल के अमराज का अस्पताल ना हो। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर तक नहीं है, डॉक्टर तक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सरायकीपेट से, बलूचिस्तान से आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंध के अस्पतालों में यहाँ कार्डियोवैस्कुलर में हर जगह पर यहाँ पर वाली कारकर्दगी है जो आप बता रहे हैं कि एक अच्छी कारकर्दगी खासतौर पर सेहत के हवाले से आपने देखा कि सिंध में रही है पीपल्स पार्टी की। नसरुल्लाह मलिक साहब, आजकल मंशूर का मौसम है और ये आपको पता है ना, वक्त बड़ा दिलचस्प होता है सर। हर उम्मीदवार आजकल अपने वो हल्कों में, जनाजों में, शादियों में, गली मोहल्लों में ही नजर आता है और इलेक्शन से पहले ये मुंतखब नुमाइंदे यही वक्त होता है जब नजर आते हैं, उसके बाद तो फिर ये ईद का चांद ही होते हैं। तो सर आप भी यही समझते हैं, आपको लगता है कि इस वक्त ये दावों और वादों के रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं या ये यही होता है हर दफा, कोई नई बात नहीं है इसमें? शुक्रिया पारस, अगर जो आपने इब्तिदाइया दिया उसके बाद आप मेरे ख्याल में तबसरे ना भी होते तो वो काफ़ी था। जो कुछ आज आपने कह दिया कि जिस तरीके से अब इलेक्शन के दिन आ गए हैं, आपके सारे उम्मीदवार नए ख्वाब लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब एक जलसे से खिताब करते हुए कह रहे थे कि मुझे कपड़े बेचने पड़े, मैं आपको सस्ता आटा ला कर दूंगा, सस्ती रोटी आपको मिलेगी। ना शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े बेचे, ना लोगों को सस्ती रोटी मिली। उससे पीछे चले जाएं तो मुझे याद पड़ता है एक इंटरव्यू में, एक टॉक शो में बैठ के एक प्रोग्राम के दौरान इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन बिल्डोजर आपको गवर्नर हाउस के सामने खड़े हुए मिलेंगे और वो दीवारें आपको गिरा रहे नजर आएंगे। आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस की उस दिन दीवारें गिर जाएंगी और आवाम के लिए वहां यूनिवर्सिटी बन जाएगी। यानी इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब इलेक्शन आते हैं ये सुहाने ख्वाब, ये सपने दिखाए जाते हैं और ये दिखाए इसलिए जाते हैं कि लोगों को वोट चाहिए होते हैं। और इक़्तिदार में आने के बाद यही लोग आपको पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर ये अपने उस अवाम से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते जी। मैं 3 बड़ी सियासी जमातों का तज़किरा कर देता हूं आज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों के मंशूर में लिखा है कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा जी। लेकिन इशराफिया ने तीनों जमातों को टैक्स नहीं लगाने दिया। तीनों जमातों ने एमएसटी स्कीम दी कि आपके पास काला धन है, आपके पास चोरी का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, और एमएसटी स्कीम के जरिए वाइट करवा लो, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक, इसी मुल्क के अंदर जो आपकी इकानमी रिफॉर्म्स की तीनों जमातों ने नारे लगाए, कोई इकानमी रिफॉर्म्स नहीं हुई। तीनों ने कहा FBR की रिफॉर्म्स की जाएंगी, पुलिस की रिफॉर्म्स की जाएंगी, अदलो इंसाफ दिया जाएगा, आम आदमी की FIR दर्ज होगी, थानों का निजाम बदल देंगे।
आज आप देख लें किसी ने थाने का निजाम बदलने सर, जो कारकर्दगी आप बता रहे हैं इसमें यकीन बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चूंकि आपने शहबाज शरीफ का भी पहले जिक्र किया, बाकी सबका भी किया, तो आपके देख रहे हैं कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी 2017 की जो कारकर्दगी थी उसी को ही वो ज्यादा याद कर रहे हैं या आवाम को बता रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में नून लीग को उस कारकर्दगी के ऊपर वोट मिल जाएगा और 16 माह में जो गुल खिलाए गए हैं वो ये अवाम लोग जो हैं वो ये भूल जाएंगे? क्योंकि इस वक्त सर हालत ये है कि शदीद सर्दी में गैस गायब है और बिजली वही महंगी है जो कि 2017 से पहले लोड शेडिंग खत्म करने के नाम पे तोहफे के तौर पे दी गई थी। कोई अवाम को इससे सरोकार नहीं होगा। मसला क्या है? मसला है आपका इलेक्शन डे कौन जीतेगा। मसला ये है कि इलेक्शन मैनेज कैसे हो जाएंगे। मसला ये है कि किसी पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, किसी को निकालने के लिए तरीकाकार क्या अख्तियार किया जाएगा। मसला ये है कि इलेक्टेबल्स किसके पास होंगे, धड़े किसके पास होंगे, बड़े ग्रुप्स किसके पास होंगे, किसकी आशीर्वाद हासिल होगी। ये सारे चीजें मिला के आपको इलेक्शन में जितवाने में कामयाब होंगी। बाकी रही बात, देखिए पीपल्स पार्टी अपनी कुछ चीजें गिनवा सकती है, पीटीआई गिनवा सकती है, पीएमएलएन गिनवा सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्क कर्जों की बोझ थले क्यों दबा हुआ है? इसलिए कि आपकी आमदन नहीं है। आपकी आमदन 2 रुपए है, खर्चे आपके 4 रुपए हैं। आप कर्जों के नीचे दबते चले जाएंगे। और आपकी आमदन इसलिए नहीं है कि इस मुल्क की शाफिया टैक्स नहीं देना चाहती, इस मुल्क का बड़ा ट्रेडर्स टैक्स नहीं देना चाहता, वो ना उनसे कोई लेना चाहता है। इलेक्शन साइंस जो है वो इलेक्शन जीत जाता है, ये कारकर्दगियां बहुत पीछे रह जाती हैं। लेकिन निसार राना साहब, आप नहीं समझते कि 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इस हवाले से भी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अब बाकी जो सियासी जमातें हैं या कह लें कि तमाम सियासी जमातें जो है वो इस तरह के दावे और वादे करती हैं इस तरह के कि मकसद सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन ही जीतना है, यही कोशिश है। अब वो दावे वादे मुकम्मल होते हैं नहीं होते हैं इससे कोई सरोकार नहीं है, चूंकि सर वरना तो वो मंशूर जो है वो तो यही काफी है ना, रोटी कपड़ा मकान वाला, जो हमारी आवाम की भी अव्वलीन तरजीह 75 साल से तो नहीं मिल सका। वो देखिए, वो एक शेर है कि कस्में रस्में प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या। आप कर लें वादे, जितने मर्जी कर लें, जितना मर्जी झूठ बोल लें, और जो शख्स ये कह रहा होता है कि मैं गरीबों की ज़िंदगी में इनकलाब लाऊंगा, उसके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं 40-50 उनकी तनख्वाहें, फिर वो जो 25-30 बड़ी गाड़ियों के अंदर मूव करता है, फिर उसकी ट्रैवलिंग और जिस बड़े बड़े महलों के अंदर वो रहता है, अगर इस सबको इकट्ठा करें तो ये इतना हो जाता है कि कम से कम 100 घराने जो हैं वो एक महीने की बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं, 200,000 तक पे भी जा सकते हैं। अब ये पीपल्स पार्टी लगारी भाई 4-5 हॉस्पिटल का बता रहे थे, काश ये उन ढक्कनों का भी बता देते जो आज तक नहीं लग सके, उन कुत्तों का भी बता देते जिनको काटने के बाद वैक्सीन नहीं मिलती, वो थर के बच्चों का भी बता देते जो गंदा पानी पी के मर जाते हैं, कराची की भत्ता खोरी का भी बता देते, टारगेट किलिंग का भी बता देते, चाइना कटिंग का भी बता देते, उन फैक्ट्रियों का भी बता देते जो जबरदस्ती छीनी गई, तो जरा ज्यादा सूरत हाल बेहतर हो जाती। और फिर देखें, मैं किसी का कोई तर्जुमान तो नहीं हूँ, और इमरान खान की 4 साल हुकूमत को इनके साथ आप कंपेयर करते हैं जिसमें कोविड भी आया, तो उसने तो इसी हुकूमत के दौरान जो है आरजी पनाह गाहें भी, खाने भी मुफ्त कर दिए, फिर उसने हेल्थ कार्ड भी 2 लोगों को दिया जिसमें लाखों का इलाज हुआ, पूरे दुनिया के अंदर वो कार्ड कहीं नहीं देखने में आया। $25 अरब भी अकाउंट में पाकिस्तान के मौजूद थे, और ये सारे इकट्ठे होके उसके रास्ते के रुकावट 50 लाख घर 1 करोड़ तो वो IMF से छुटकारा, वो जो मंशूर में दावे थे वो तो खान साहब के पूरे नहीं हो सके ना सर। लेकिन देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जाहिर है ये सियासी जमातें आवाम के सामने कुछ ना कुछ बताना तो इनको पड़ेगा ना कि हमने इक़्तिदार में आके करना क्या है। मुझे ये बताइए कि ये गैर हकीकी दावे ही क्यों जरूरी हैं? क्या ख्याल है कि अगर ये सच्चाई से आवाम को समझाएं कि जी ये हमारी लिमिटेशंस हैं, हम ये दावे पूरे नहीं कर सकते हैं, हम जब आएंगे तो जी रोजगार देने की कोशिश करेंगे, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसार राना साहब क्या सच्चाई बताने से कोई इम्पैक्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई बताने से क्या मतलब है आपका? ये लोग सच बताएंगे जो पिछले 75-76 सालों से एक झूठ के पीछे छुप के इस मुल्क के ऊपर इक्तिदार में बैठे हुए, ये सच बताएंगे। और इनका सच से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बताएं। ये सच के करीब गए कब है जिंदगी के अंदर? ये जिन इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा कोई फ्रेब हो सकता है कि जो लोग आज इंतखाबात का नाम लेके कह रहे हैं कि हमने इंतखाबात में यूं करना है, वोट लेना है, क्या ये अंधे, इन्हें नहीं नजर आ रहा कि ये इंतखाबात में किस तरह से आपने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वोट बैंक को जो है निकाल के दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया? ये पोरस के हाथी
ये सारे इकट्ठे होके जो बड़े बड़े दावे करते जय अवाम में। आप जो ये अभी लगारी साहब कह रहे थे ना कि अवाम गरीब, ये वो बिल्कुल है, लेकिन अवाम में इस बार शऊर है, ये वोट लेने नहीं जा सकते, ये अवाम के अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए ये नहीं 8 फरवरी छोड़े ना, 8 फरवरी तो डी डे है, फैसला कौन दिन होगा अगर हुआ तो, लेकिन उससे पहले का जो अमल है उससे आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक, मैं समझ गई बात की। इलेक्शन कैंपेन भी बिल्कुल बंदर बांट कर रहे हैं, आवाम से क्यों नहीं रब्ता करते? आपने अभी कहा कि अगर डी डे हुआ इसलिए कि अवाम इनका गिरेबान लेंगे, या अगर अवाम में गए इनके गिरेबान पकड़ लेंगे। ये बेवकूफ नहीं बना सकते अब लोगों को। लेकिन वो दौर गए जब आप कब्रों की मिट्टी बेच देते थे और आप नारे लगा लेते थे। अब दुनिया में आप जाए इम्तिहान में एक दफा जाके मिले लोगों से, लोगों इन्हें बता देंगे कि इनकी औकात क्या है। ठीक, नजीर लगारी साहब अभी जब इशारा कर रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि वो देखते हैं कि 8 फरवरी को डी डे होता है या नहीं। यही बात है कि जब आप महफिलों में जाएं किसी में या किसी गैदरिंग में आप जाएं ना, तो वहां पे लोग ये सवाल जरूर करते हैं कि भाई क्या वाकई इलेक्शंस होने जा रहे हैं? तो 1 महीना इलेक्शन में रह गया और इस तरह का सवाल कि वाकई इलेक्शंस होने जा रही है, अजीब सी बात नहीं लगती? क्या माजी में इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल आपने देखी है सर पहले कभी? नहीं, मैंने ऐसी सूरत कभी नहीं देखी। बाद दफा ऐसा होता था कि इलेक्शन का इल्तवा लाजमी होता था, मगर इल्तवा नहीं हुआ था। खासतौर पर 70 का इलेक्शन तो लाजमी ऐसा था कि 5 नवंबर को 5 लाख से ज्यादा अफराद फौत हुए, लेकिन 7 दिसंबर को इलेक्शन कराई गई। हमारे सामने की बात है, इस तरह से जो इलेक्शन हुए थे वो 5 लाख लाशों पर, बंगाल की 5 लाख लाशों पर इलेक्शन हुए थे। इस बार जो है इलेक्शन के इल्तवा की कोई वजह नहीं है। इलेक्शन के इल्तवा की वजह कल भी नहीं थी। गुज़श्ता 1 साल के दौरान ऐसी वजूहत पैदा नहीं हुई थी कि जिनकी वजह से इलेक्शन मुलतवी होता। लेकिन इस सोसाइटी में एक बीमारी लग चुकी है कि नाराज घरों के नाराज नौजवान बच्चे जो बाहर निकलते हैं, जिनमें एक मोबाइल स्मार्टफोन पर जो है 100 अकाउंट खोले हुए हैं, और वो जो अपनी इश्क के तराने बनाते हैं और सारे का सारा बताते हैं, उससे इन सियासी लीडरों को खौफ लाक हो गया है कि जनाब वो भी नहीं, लेकिन मैं ये आपसे जानना, यहाँ पे हर चंद दिन के बाद एक कुछ ऐसी चीज सामने आ जाती है जिससे इलेक्शन के हवाले से इब्हाम पैदा हो जाता है ना सर। अब ये 14 सेनेटर्स को हमने तो नहीं कहा था कि आप एजेंडे से हटकर करारदाद पास लेकर आए और उसको मंजूर करवा लेंगे। इब्हाम, ये बीमारी जो आप कह रहे हैं, ये कैसे दूर हो सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इब्हाम पैदा करने वाली कोई ना कोई कुव्वत तो है। सियासी जमातें तो हमारे सामने अपना मौक़िफ़ दे रही हैं। बड़ी पार्टियां यही कह रही हैं कि इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहती हैं, और छोटी पार्टियों में कौन सी पार्टी है? एक मौलाना साहब की पार्टी है जो कह रही है कि इलेक्शन का इल्तवा किया जाए, और वजह भी कोई नहीं है। उनको दहशतगर्दी का खतरा है। तो हम यही कह रहे थे ना कि जब बेनजीर वापस आएंगे तो पहले दिन ही 150 से ज्यादा आदमी जो है पहले ही धमाके में जो है वो हलाक हुए थे, और उसके बाद फिर खुद धमाके में चली गई। उसके बाद इलेक्शन हुए तो इलेक्शन को आप ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी पार्टीज जो हैं उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी तो कंप्लेंट्स की ना। और पीटीआई के मसाइल पे अगर मैं लगारी साहब आपसे बात करूं तो देखें वो उनका क्या हुआ जी, पहले उनको बल्ले का निशान मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा। 1 महीने से कहते रहे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, फिर पता चला सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई ने जमा कराए, फिर जी आरओज ने मुस्तरद कर दिए, ट्रिब्यूनल जो बने वहां पे ज्यादातर अक्सरियत जो है वो मंजूर हो गए हैं उनके। सिर्फ क्या लगता है कि हमारी मुक्तदरा जो है, क्या वो भी इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है कि एक तरफ से खींच रही है, दूसरी तरफ से खींच रही है, या ये भी कोई स्ट्रेटेजी है लगारी साहब? बिल्कुल 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 आप सही कह रही है। बिल्कुल ऐसा है कि लाडला भी अपनी, पहला लाडला भी अपनी उस पर है, उस मौजूद है, उस लिस्ट में मौजूद है। दूसरा लाडला भी मौजूद है और उसका काम भी हो रहा है, इलेक्शन नहीं, वो ये प्रोपेगेंडा कहता है इलेक्शन नहीं हो रहे। ये कहा जाता है कि जनाब वो कागजात छीने रहे, 4 आदमियों के कागजात छीने गए, 10 आदमियों के कागजात छीने गए। मैं कहता हूँ उन तमाम कागजात छीनने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो सारा खेल खेल रहे थे, और इन्हीं का खेल खेल रहे थे जिनका प्रोपेगेंडा 1 साल से चल रहा है, बहुत पॉपुलर है। नहीं है पॉपुलर भाई, ये मैं देख चुका हूं। मैं गांव में जाता हूं, जगह जगह जाता हूं, कोई पॉपुलर नहीं है। ये स्मार्टफोन पर एक फोन पॉपुलर है और किसी जगह पॉपुलर नहीं है। इस वजह से ये सारा खेल खेला गया। भाई कोई नहीं है पाकिस्तान के किसी सर्वे को मैं नहीं मानता हूं, सब बकवास, रबिश। कोई सर्वे नहीं होता है, सब ऐसे दफ्तरों में बैठकर सर्वे किए जाते हैं। ठीक, एक बात और फिर मैं जरा आगे चलूं, क्योंकि आप इस वक्त कराची में बैठे हुए हैं सर। कल MQM PMLN की आखिरी क्या कहा जा रहा है कि फाइनल कह लें कि एक बैठक होगी जिसमें NA 242 का मामला डिसाइड होगा। आपको लगता है कि मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो सकते हैं? 2 माह हो गए इनके इत्तेहाद को, अभी तक सीट एडजस्टमेंट का मामला 1 सीट के ऊपर ही हल नहीं हो पा रहा है।
नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सी सीटों पर नहीं हल हो पाएगा। ये अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो बल्दिया टाउन की सीट ऐसी है, मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ अभी से ही, अगर वो शहबाज शरीफ भी न लड़े लेकिन मुस्तफा कमाल भी नहीं जीत रहे हैं वहां से, जीतेंगे नहीं, बहुत टफ मुकाबला होगा, बहुत सूरत हाल होगी। उसकी डेमोग्राफी उसकी डेमोग्राफी का मैं बता देता हूँ आपको। उसमें पख्तून ज्यादा है, उसके अंदर हजारे के अपना मियांवाली के लोग ज्यादा है, उसके अंदर जो है वो सराइकी स्पीकिंग ज्यादा है, पंजाबी स्पीकिंग है कुछ, और उर्दू स्पीकिंग बड़ी तादाद में है। तो इस तरह से डेमोग्राफी ऐसी है कि वो मिला जुला रुझान होगा उसमें। उस सीट पर खामखा की लड़ाई हो रही है, खामखा की बात हो रही है। ये मुस्तफा कमाल साहब अपने हलके से जहां से वो बड़ी ताकतवर हो सकते थे, न्यूक्रज से वो हार गए थे, तीसरी चौथी पोजीशन पर थे। इस सीट पर जीतना बड़ा बहुत मलिक साहब, आपके ख्याल में भी ईडी का गेम इस वक्त ऑन है सर? क्या इसकी वजह यही है कि इस वक्त इलेक्शन करवाने और रुकवाने की रस्साकशी चल रही है और दोनों तरफ ही ताकतवर कुव्वतें हैं जो इस रस्साकशी का हिस्सा हैं? और माजी में कभी आपने भी ये देखी, वही जो बल्ले का निशान मिल गया फिर चला गया, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, फिर कबूल हो गए, फिर जिनके कबूल हुए उनके फिर कुछ के मुस्तरद हो गए? आपकी सारी सियासी तारीख इस बात से भरी पड़ी है। 85 के इलेक्शन आपके सामने है, गैर जमाती इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी बाइकाट कर गई इसलिए कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा दबाव था जी। 88 का इलेक्शन आपके सामने है, 90 आपके सामने है। 90 में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म बने, उनको निकालने के लिए क्या क्या मनसूबाबंदी होती रही आपके सामने है। 2018 में जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकालने की मनसूबाबंदी की गई और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आए, पूरी कौम ने देखा हुआ है। ये कोई नई कहानी नहीं है जो आज दोहराई जा रही है, ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। और ये जो सियासी तारीख का ये भी हिस्सा है कि जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप इस तरह लड़ पड़े कि आप एस्टेब्लिशमेंट या सरकारी या फौजी अफसरान के घरों पर चढ़ाई कर दें, आप वहां पे हमलावर हो जाएं और फिर आपको उसके नतीजे में उसका खुमियाजा ना भुगतना पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए तनकीद होती रही है, फौज के ऊपर तनकीद होती है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद होती है, डिक्टेटर्स के ऊपर तनकीद होती रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सियासी जमात जो है वो चढ़ाई कर दे अपने ही इदारों के ऊपर। अभी जो इसार राणा साहब बात कर रहे थे कि लोग गिरबान से पकड़ेंगे, मैं इस फलसफे के खिलाफ हूं। क्यों गिरबान से पकड़ेंगे? आप वोट दें, अपनी राय का इजहार करें, आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें। ये जो गिरबान से पकड़ने का कल्चर पैदा हुआ है, इसने इस मुल्क की बुनियादें हिला कर रखती हैं। एक नौजवान जी गिरबान से पकड़ेगा, नौजवान जाके अपने घर वाले अपने बाप को गिरबान से क्यों नहीं पकड़ता? उसका बाप एक 16वें स्केल का सरकारी अफसर है, लेकिन वो डिफेंस में फेज 5 में 15 करोड़ के घर में रहता है। यानी जो आपको एहतिजाजी मुजाहरा करने वाले, करप्शन के खिलाफ जहाद करने वाले चंद नौजवान आपको नजर आते हैं बड़े जज्बाती किस्म के, इनसे पूछे कि वो जो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ी पे सफर करके आते हैं, उसके बाप ने लेके दी होती है। उसका बाप सरकारी मुलाजम होता है या छोटा सा ताजर होता है या दुकानदार होता है, उसने इस मुल्क का टैक्स चोरी किया होता है, करप्शन की होती है और करप्शन के खिलाफ वो जहाद कर रहा होता है। ये अलमिया है सोसाइटी का। और वो कहते हैं घरों को पकड़ के आग लगा दो, वो कहते हैं फलां को जो है उसके ऊपर हावर जाओ। हमला आवरों से आपको निकलना पड़ेगा। आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें, आप वोट डालें। किसी को कोई हक नहीं है कि वो सर आपने कहा डायलॉग करें, बातचीत, वोट डालें। मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि 8 फरवरी को चीफ जस्टिस का जो वादा है, जो वो पत्थर पे लकीर उन्होंने कहा कि इंतखाबात को, तो वो वादा पूरा हो जाएगा और फिर क्या ये जो इलेक्शंस होंगे ये क्रेडिबल भी होंगे? मुझे लगता है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक। और लग ये रहा है, देखिए क्रेडिबिलिटी के हवाले से कोई सियासी जमात नहीं मानेगी। 2013 पे 35 पंचर का नाम लेके इमरान खान साहब मैदान में आ गए थे, उसी पार्लियामेंट के अंदर वो बैठना नहीं चाहते थे। 2018 में यही कहती रही पीएमएल सिलेक्टेड का नारा लगाती रही पीपल्स पार्टी, लेकिन उस पार्लियामेंट का हिस्सा रही। उसी पार्लियामेंट में अदम एतमाद के जरिए कामयाबी हासिल करके उन्होंने हुकूमत बनाई। ये कहते रहेंगे पीटीआई हारेगी या जीतेगी, पीटीआई कहेगी हमारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन इसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। उसकी मैं वजह बता दूं आपको, ये जो जितने नाम है पीटीआई के कैंडिडेट्स भी होंगे, क्या माजी की हुकूमतों, माजी की सियासी जमातों का हिस्सा नहीं है? शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ में पैदा हुए थे, मियां असलम इकबाल साहब तहरीक इंसाफ में पैदा हुए थे, हमाद अजहर साहब मुस्लिम जो है वो तहरीक इंसाफ में पैदा हुए थे। इनका लगा रहा है। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रही हूं, चूंकि मैं देख रही थी आपने एक ट्वीट किया कि इस वक्त पूरे पंजाब में सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवार नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवार ही इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ये बात ठीक है वैसे कि सियासी जमातें अभी तक काफी हलकों में अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनलाइज नहीं कर सकी कि टिकट किसको देना है, और आज सर ये नून लीग ने लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में ये टिकट्स फाइनलाइज नहीं कर सके। इसकी क्या वजह हो सकती है? मियां साहब किसी नई मुश्किल में तो नहीं फंसे हुए हैं इस वक्त? देखिए सियासी जमातों के अंदर एक तो इख्तलाफात है टिकटों की तकसीम के हवाले से, दूसरा सियासी माहौल इसलिए नहीं बन रहा
कि एक इस किस्म का एक पार्टी को दबाव का सामना है, वो समझती है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे पेपर्स मुस्तरद हो रहे हैं। दूसरी जमातें समझती हैं ये बेहतरीन माहौल है। देखिए, जब पॉलिटिकल मूवमेंट कम होगी, सियासी जमातें जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगी, तो आपको टर्न आउट जो है वो कम मिलेगा, और टर्न आउट के नतीजे में आपके इलेक्टेबल ये तो एक वजह हो सकती है, लेकिन समझते अगर नून लीग अपने कुर्बानी देने वाले या अपने नजरियाती जो उनके कारकुनान हैं उनकी जगह लोटो को टिकट देगी या आईपीपी को तरजीह देगी, तो फिर उनका जो वो हल्के हैं उधर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? इसका क्या असर होगा? अभी देखें ना, एक रिजल्ट आ गया, मुस्लिम लीग नून लोधरा में जहांगीर तरीन जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। वहां पे जो अब्दुल रहमान कांजू है उन्होंने ऐलान कर दिया मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए, ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये ऐसे ही होता है। देखिए, उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा, नए लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आगे टिकटें भी ले जाएंगे। ये भी इतराजात है पीएमएलएन के अंदर कि जो नए लोग आ गए हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कारकुनों को पीछे कर रहे हैं। यही सियासी जमातों का अलमिया है। इस मुल्क के अंदर लोग गिला करते रहे हमें जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, सियासी जमातों ने जमहूरियत मजबूत नहीं होने दी। राइट, मैं एक ब्रेक ले लूँ ना साहब, बहुत सारी चीजें जिस पे बात करूंगी, फिर ब्रेक के बाद आपसे ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा इसार राना साहब, अभी चंद दिन पहले ना आपने एक बड़ी मजे की तजवीज़ दी। आपने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि वो एक नया इंतखाबी निशान सामने लेकर आए, और जिसमें शेर के एक हाथ में बल्ला हो, दूसरे में तीर हो, सर पे तराजू रख दिया जाए और आवाम को बताया जाए कि बस ये एक ही इंतखाबी निशान है और इस तरह सारे वोट जो है वो शेर को मिल जाएंगे। सर, आप क्यों समझते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ही फैसिलिटेट किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को ये सब करके क्या फ़ायदा हासिल होगा वैसे? नहीं, उसमें आप भूल गई, मैंने कहा था कि शेर की दुम पे ना पतंग भी बांध दी जाए। अच्छा। तो फिर कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। ठीक। तो दूसरी बात ये कि अभी नज़ीर लगारी भाई और मलिक साहब बोल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर्दी से मेरे जो कान है वो कांप रहे हैं या मैं ज़रा सुन के मुझे ज़रा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि आपसे इजाज़त दूं कि मुझे भी ज़रा पूरी बात प्लीज़ आप बात करें। सर, इंतखाबात करीब हैं। अच्छा, वो मुझे लगारी साहब की बात से ऐसा लगा कि ये काफ़ी दिनों से ना घर से बाहर नहीं निकले, तो इन्हें असल पॉपुलैरिटी नज़र नहीं आ रही किसी की। आप ऐसा करें कि अभी उसे निकाल दें, अब मासूम खान को सिर्फ 24 घंटे के लिए, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सिर्फ 24 घंटे के लिए उसे बाहर निकाल दें। दूसरी बात यह कि मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इदारों के ऊपर जो हमला करते हैं उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए, और 9 मई पे जिन्होंने हमला किया उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए जी। लेकिन माजी में अगर देखें तो जुल्फ़िकार ने भी कम नहीं किया था पीपल्स पार्टी के नाम पर, और पूरा तैयारा अगवा करके ले गए थे। और आर्मी चीफ का तैयारा अगवा कर लेना और उन्हें फ़ज़ा में रख के कहना कि इंडिया वापस भेज दो, कोई बहुत छोटा जुर्म नहीं है। या आप जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं और उनके जजेस अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, तो छोटा जुर्म नहीं होता। मेरी आदत नहीं है कि बीच में किसी की बात को मैं काटूं। अब देखें, ऐसा नहीं है। किस इसका तैयार अगवा हुआ था? किस आर्मी चीफ का तैयार अगवा हुआ था? किसने तैयार अगवा किया था? कम से कम तारीखी वाकयात तो ठीक बताएं ना, इसका तो ना करना चाहिए। किसने ऑन किया था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसऑन किया था जहाज के अगवा को जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओपनली डिसऑन किया था कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। और मुर्तजा भुट्टो हमेशा अलग रहे थे बहन के साथ, इस वजह से जी। गले में आप नहीं, सही कह रहे हैं नज़ीर लगाई साहब, वो पीपल्स पार्टी उसको जी। इसार राना साहब, नहीं, मेरा तैयारा हुआ पीपल्स पार्टी उनका नहीं, मैं आर्मी चीफ का तैयारा, क्या जनरल मुशर्रफ का तैयारा हुआ नहीं हुआ था। वो मेरा ख्याल है वो हर बुराई समझते पीपल्स पार्टी ने की थी। तो मियां साहब बरी हो गए ना सर। मैंने तो दूसरी तरफ बात की थी तो बरी हो गए, हुआ तो था कि नहीं हुआ था। बरी हो गए तो बरी तो वो इसमें एवन फील्ड में भी हो गए, बरी तो वो क्या कहते हैं लजीजिया में भी हो गए, बरी तो सब में हो जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? वो अल्लाह ताला ने उनको हाज़म इन फजल रबी उनके ऊपर उतारा हुआ है, वो ही नहीं बरी होंगे तो और कौन होगा? और दूसरी बात यह है कि नसरुल्लाह भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि गिरेबान नहीं पकड़ने चाहिए, लेकिन जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिन लोगों के घर में खाने को नहीं है, जिनकी बेटियां जहेज के बगैर बूढ़ी हो गई, जिनके बच्चों ने तालीम हासिल की अपने घर बेच के, अपने बाप ने जिंदगियां गिरवी रख के और उन्हें नौकरियां नहीं मिली, जो लोग हॉस्पिटल्स में एड़ियां रिगड़ते हुए मर जाते हैं, जो लोग 2 किलो आटा खरीदने के लिए लाइन में खड़े होकर जलील हो रहे होते हैं, कभी उनके बीच में जाके पूछें कि उनके दिल में कितनी नफरत है।
उन लोगों के लिए जिन्होंने जमहूरियत के नाम पे, इन गरीबों के नाम पे खरबोपति बन गए, जिनके बेटे पैदाइशी तौर पे खरबोपति हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिए। आप कहते रहे इमरान, देखें जी 1990 में नवाज शरीफ की हुकूमत के हुआ फला हुआ, कौन काला कोट पहन के इलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ पेश हुआ था? उसामा बिन लादेन से पैसे किसने पकड़े थे? ISI से पैसे किसने पकड़े थे? मैं तो हैरान हो जाता हूं अपने दानिशरों के ऊपर कि वो वन साइड जिन्होंने 9 मई के उक्का जुम्मे, मैं आपकी बात में नहीं बोला मलिक साहब, मेरी बात पूरी होने दे। मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने आपकी भी, लगारी साहब की भी बात सुनी थी। हौसला रखे ना, हौसला तो रखे, बात तो सुन ले। मैंने तो आपकी बात भी पूरी सुनी थी, लगारी साहब की भी बात पूरी सुनी थी जी, कहिए। मैंने तो दोनों की बात सुनी थी। मुझे एक बात का जवाब दें कि इस पाकिस्तान में 1981 से एक बंदे को आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट बार बार नवाज शरीफ को 4 बार वो वजीर आजम, चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, 7 दफा वो वजीर आला बन गए दोनों भाई। कूड़म उनका वजीर खजाना रहा, सारा खानदान उनका जो हुकूमत में रहा। ऐसी कौन सी खिदमत है जो चौथी दफा वो करने आ रहे हैं? पाकिस्तान को IMF के पास लेके गए, 7 दफा पीपल्स पार्टी IMF के पास लेके गई। आप गुर्बत के खात्मे की बात करते, 300 यूनिट फ्री देंगे और तुम्हारी औकात तो इतनी है कि 15 अरब रुपए तुम गरीबों को जो है ना सब्सिडी नहीं दे सके, 300 यूनिट देंगे। तो बातें करते हो तुम वहां पे सिंध के अंदर तुम आज ताहयात नाअहली जो है ये खत्म होती नजर आ रही है, चूंकि वो बार वजारत उज़्मा का सवाल है। सर क्या लग रहा है, फैसला महफूज? मैं अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कल चीफ जस्टिस साहब ने एक बात तो खैर अच्छी की कि आम पाकिस्तानी भी अदलिया के फैसलों पे बात कर सकता है, तो मुझे शुक्र है, मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी बेगम जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं इलेक्शन के ऊपर। मैंने तो तजवीज दी है कि जैसे बिश्ती दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट में भी तौबा का दरवाजा एक लगा दें। इसार राना साहब, लेकिन जो इस वक्त एक फैसला है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आता है, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान को भी इससे फायदा होगा? क्योंकि इलेक्शन एक्ट 232 में जब तरमीम हुई थी ना, उस वक्त आपने कहा था नहीं होगा। नहीं सुने तो आपने ये कहा, आपका जुमला बता रही हूँ, आपने कहा था कि ताहयात सजा गैर इंसानी सजा है और आगे चल के इस कानून का फायदा इमरान खान को भी हो सकता है, चूंकि सास भी कभी बहू थी, कहा था ना? जी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था, ये समा में कहा था अब से 6 साल 1 साल पहले। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट नवाज साहब को की नाअहली खत्म करने जा रही है, तो जो नैब है उसने जाके जो 5 साल की नाअहली थी, जो उसको 10 साल की को 5 साल हो गया था, उसे 10 साल करवा दिया है। यानी जो माजी वाले गुनाहगार हैं वो बख्शे जाएंगे, ताजा वालों के ऊपर 10 साल लग जाएगी। तो अगर अदालतों के बाहर ये साफ लिखा नजर आ रहा हो कि वो क्या करने जा रही हैं और उनके चेहरे पे लिखा हो कि वो क्या फैसले देने जा रही है, तो इन फैसलों का फायदा क्या है? नज़ीर लगारी साहब, कल के ना अहल आज, कल के अहल आज के ना अहल, और फिर वही गोल दायरे का सफर। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस गोल चक्कर को अब सीधा करने जा रही है, या फिर ये जो गोल चक्कर है इसकी रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी? फैसला महफूज है, आपको क्या इम्कानात लग रहे हैं? एक तो मैं ये कि फैसला जो भी हो और किसी को अहल या नाअहल करार दिया जाए, मैं एक बात वाजे कर दूं, मैं कराची में था और मैं सारी सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहा था। जब जहाज श्रीलंका से चला और यहाँ पहुंचा है, उससे पहले मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में गिरफ्तार किया जा चुका था जब जहाज ने आकर लैंड किया। फिर उनके ऊपर लगाया गया कि जनाब इसने जहाज अगवा किया है। ये तो बात हो चुकी थी, अब हम इसको कब तक दोहराएंगे, कब इन चीजों पर जाएंगे? जनाब जो साहब रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तैयारे को कहा गया कि इसे वापस ले जाएं, रिकॉर्ड पे है कि तैयारे को कहा गया कि वापस ले जाएं, यहाँ ना उतरने दें कराची में। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। आप कह रहे हैं रिकॉर्ड में नवाज शरीफ गिरफ्तार, कराची एयरपोर्ट पे पहुंच गए, हैदराबाद एयरपोर्ट आपने बंद करा दिया। मैं ये क्या ऑन रिकॉर्ड नहीं है? हैदराबाद एयरपोर्ट बंद कराया, कराची का मैं अर्ज कर दिया था सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो गौस अली शाह भी पहुंचे थे, सारे लोग पहुंचे थे, वो उनको आर्मी चीफ की सिक्योरिटी का मसला जो भी था, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ तो गिरफ्तार हो चुके थे। PIA के चेयरमैन। चलिए ठीक सर, इसको फिर कभी लेंगे भाई, आपने बरी हो गए वो। अब मैं आगे जरा, अब अगला जो केस है उसकी बात जरा नसरुल्लाह मलिक साहब अगर आप इस पे बता दें। यहाँ इस मुल्क में हर 5 साल के बाद कोई प्लस होता है, कोई माइनस होता है, कोई सादिक और अमीन हो जाता है, कोई किसी को खाइन करार दे दिया जाता है। हमारे सियासी निसाब से ये चीजें निकल सकेंगी सर? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए इस मामले को हल करने जा रही है? ये कभी नहीं निकलेंगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे दानिश्वरों को भी और हमारे सारे मुल्क के जो इंटेलिजेंसिया है उसको ये लगता है
कि नवाज शरीफ को जो है एस्टेब्लिशमेंट लेकर बात खत्म कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने त्यारा रोकने की कोशिश, भाई नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ जिला वतन हुए, उनको पकड़ के बंद कर दिया गया, उनको मुल्क की सियासत से निकाल दिया गया। इमरान खान साहब को बाहर ले आए, उनको लाडरे को सब जनाब सियासत करने दें। उन्होंने हमला कर दिया तो फिर क्या हुआ? कोर कमांडर हाउस जल गया तो फिर क्या हुआ? ISI के दफातर के ऊपर हमले हो गए तो फिर क्या हुआ? उनको गिरफ्तारी हाथ लगाया, क्यों लगाया? हमारे लीडर को पकड़ के वापस लाओ। ये सोच है कि अगर वो जो है वो ये कहें, अभी बात हो रही थी करप्शन की, मैं राणा साहब से एक गुजारिश कर देता हूं, राणा साहब से पूछे कि करप्शन के खिलाफ बयानिया मशहूर हुआ ना इमरान खान साहब का, एमएसटी स्कीम क्यों दी गई? क्या आपके पास चोरी का पैसा है, काला धन है आपके पास, आप लबाइट करवा लें। और भैया फिर करप्शन के खिलाफ जहाद की बात ही क्यों करते हो? धोखा देते हो आवाम को। मलिक साहब, मैं तो कह रहा हूं कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दें। मैं तो कह रहा हूं कि 9 मई के जिम्मेदारों को सजा दें, लेकिन जो माजी में उन्हें भी माफ ना करें। सिस्टम आगे कैसे? मैं तो कह रहा हूं 9 मई के जिम्मेदारों को सजा दें। ना गलतियां हो और ना ही अजाले किए जाएं। हल क्या है साराना साहब? वन लाइनर। बस हल तो यही है कि जब तक आप अपनी ख्वाहिशों से बाहर निकल के, अपनी पसंद नापसंद से निकल के अवाम पे नहीं ट्रस्ट करेंगे, अवाम को वोट का हक नहीं देंगे, ये मुल्क इसी तरह रहेगा। हर इंतखाबात के बाद एक नया सियासी अदम इस्तेकाम ये मुमकिन भी है जो बात आप कर रहे हैं। अवाम ख्वाहिश करने में क्या अर्ज है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। बिल्कुल। इसार मलिक साहब और नज़ीर लगाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।